नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश में हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने कल विधानसभा उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट क्या जारी की, मानो किसी चिंगारी को हवा दे दी गई हो। इस लिस्ट ने कांग्रेस के साथ साथ मध्य प्रदेश बीजेपी को भी चौंका दिया। दरअसल बीजेपी ने दूसरी लिस्ट में भी पहले की ही तरह 39 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया, लेकिन खास बात यह कि इसमें 3 केंद्रीय मंत्रियों समेत 7 सांसदों का नाम भी शामिल है। बीजेपी ने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को दिमिनी, केंद्रीय मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते को निवास, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल को नरसिंहपुर विधानसभा सीट से मैदान में उतारा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन बीजेपी ने कल ही 39 उम्मीदवारों की अपनी दूसरी सूची भी जारी करते हुए सियासत को गरमा दिया है। एक तरफ बीजेपी के समर्थकों में जोश है, तो दूसरी तरफ टिकट न मिलने से कुछ नेताओं में नाराजगी भी है। वहीं दूसरी तरफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर तंज कसा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने दरअसल अपनी आने वाली हार को देखते हुए केंद्रीय मंत्री और सांसदों को एक बार फिर से चुनावी मैदान में उतारने का फैसला किया है। बीजेपी दबाव में है। इससे पहले बीजेपी ने बीते महीने भी 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया था। पहली लिस्ट में ऐसी सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया था जिन पर साल 2018 में बीजेपी को हार हासिल हुई थी, यानी कि खास फोकस उन तमाम सीटों पर। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत का दावा करते हुए कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने बड़े नेताओं को टिकट दिए जाने पर तंजी अंदाज में कहा कि कांग्रेस का भय बीजेपी को कैसे सताता है। एक मुख्यमंत्री, 3 केंद्रीय मंत्री सहित 7 सांसदों और एक राष्ट्रीय महासचिव को मैदान में उतारा जाना इस बात का गवाह है, मगर फिर भी सत्ता बचा नहीं पाएंगे। तो ऐसे में बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या बीजेपी बड़े सेनापतियों को मैदान में उतारकर इस अखाड़े में जीत हासिल करना चाहती है, मैदान फतेह करना चाहती है? पार्टी ने दिग्गजों को मैदान में क्या उतारा, तो क्या अब मध्य प्रदेश में भी वो सरकार बना पाएंगे? बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव दुष्यंत गौतम ने मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर क्या कुछ कहा, क्या दावा ठोका, जरा पहले वो सुनवाते हैं, सुनिए। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। मध्य प्रदेश को दूसरी लिस्ट जारी हुई है, जिसको लेकर जो है कहा जा सकता है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश को किसी भी तरीके से जीतना चाहती है। इसको लेकर एक लिस्ट जारी हुई है। लिस्ट में जो है कुछ मंत्रियों के नाम आए हैं, जिसको लेकर बातचीत करने के लिए दुष्यंत गौतम जी है, महामंत्री, राष्ट्र महामंत्री जी है दुष्यंत गौतम जी। दूसरी लिस्ट जारी हुई है। मध्य प्रदेश में जो है मंत्रियों के नाम भी आ गए। देखिए, मंत्री का एक स्टेटस अपनी जगह पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, कोई भी हो, कार्यकर्ता पहले है। और कार्यकर्ता चुनाव और युद्ध के मैदान की बात हो तो सब कार्यकर्ता हमारे कार्यकर्ता के तौर पर ही काम करते हैं। देश के प्रधानमंत्री ने हमारे आइकॉन है, जिस प्रकार से मेहनत और लगन से काम करते हुए दिखते हैं, तो हर कार्यकर्ता का फर्ज बनता है। और चुनाव के अंदर हमारा सभी लोग एक कार्यकर्ता के रूप में काम लड़ने के लिए जाते हैं, उसी के अनुरूप सबको मैदान जंग में उतारा गया। शिवराज सिंह चौहान माना जा रहा है। शिवराज सिंह चौहान के कुछ लोग जो है ऐसे चेहरे सामने लाई है भारतीय जनता पार्टी, जो मुख्यमंत्री का चेहरा बन सकते हैं। क्या अब की बार मध्य प्रदेश का चुनाव जो है बिना चेहरे के लड़ा जाएगा? हम तो विकास के काम पे लड़ते हैं, काम के नाम पे लड़ते हैं। हर बार हम रिपोर्ट कार्ड भी देते हैं। वही 1 साल बेमिसाल, 2 साल, 4 साल, 5 साल काम के लिए वोट मिलता है, व्यक्ति के लिए नहीं मिलता जी। तो भारतीय जनता पार्टी काम से आंकी जाती है और हमें लगता है कि हमारे कामों को वोट मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में जो हमने काम किए हैं उस पर जनता मोहर लगाएगी। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बाकी जो है राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ पर अभी लिस्ट जारी नहीं हुई। क्या वहाँ पर भी जिस तरह के चेहरे देखने को मिलेंगे भारतीय जनता पार्टी? देखिए, ये पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है हमारे यहाँ पर। हम बाहर बैठ के कोई भी ऐसा आकलन नहीं कर सकते, लेकिन युद्ध के मैदान में होते तो युद्ध के मैदान में हर कार्यकर्ताओं को मैदान में उतारा जाता है। उस रणनीति के तहत हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड काम करता है और वो आपको दिखाई भी देगा। नीतीश कुमार की बार बार जिक्र हो रहा है। नीतीश कुमार का INDI से तोड़कर जो है भारतीय जनता पार्टी में मिलने जा रहे, NDA में मिलने जा रहे। वही नीतीश कुमार बार बार कह रहे नहीं ऐसा। क्या नीतीश कुमार जो है ऐसा मोहरा जो है INDA में होगा कि किधर भी लुढ़क सकते हैं? देखिएगा, सब आकलन लोग लगाते रहते हैं, राजनीतिक आकलन लगाते हैं, लेकिन क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो नीतीश कुमार ही डिसाइड करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक जीवन के अंदर कभी भी ऐसे चुनाव नहीं जीता कि वो मुख्यमंत्री भी बन पाएँ। देश की जनता सब जानती है देश को कौन संभाल सकता है। एक माँ की जिद है, जिसके कारण से बेचारे को बार बार लॉन्च किया जाता है।
और मुझे लगता है जनता उसको बर्दाश्त नहीं करने वाले। लॉन्चिंग अभी तक नहीं हुई है, अभी तो उसको मानने, ममता बनर्जी उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, जो एनडीए का हिस्सा है। केजरीवाल डांट के बात करते हैं उससे। उत्तर प्रदेश में 2 लड़के चले थे साइकिल पर, वहाँ उनकी पंचर हो गई है, इसलिए वो खुद तो डूबते हैं, औरों को भी लेकर डूबते हैं। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश का चुनाव विकास के नाम पर लड़ा जाएगा, ना कि किसी चेहरे पर। इसको लेकर मंत्रियों को मैदान में उतार दिया गया है और साथ ही युद्ध मान रही है भारतीय जनता पार्टी, और उसको जीतना किसी भी तरह जो है जीतना है, इसको लेकर एक दृढ़ संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। कैमरामैन नारायण के साथ मैं नरेश तोमर, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। तो दावा सुन लिया आपने बीजेपी के दुष्यंत गौतम का, लेकिन इन दावों में कितनी है सच्चाई, करेंगे बात। हमारे साथ तमाम खास मेहमान इस समय जुड़े हुए, जल्दी से तारुफ करवा देती हूँ जो मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता वंदना मार्तंड त्रिपाठी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बहुत स्वागत है आपका वंदना जी। संगीता शर्मा कांग्रेस प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद है, बहुत स्वागत है आपका। गौरव जायसवाल आम आदमी पार्टी का पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी से, बहुत स्वागत है आपका भी। और वरिष्ठ पत्रकार सुरेश शर्मा भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले चर्चा की शुरुआत वंदना जी आप ही के साथ। भाई मामला डगमगा रहा है क्या? इसीलिए केंद्रीय मंत्रियों पर, सांसदों पर दांव चली जा रहे हैं। बीजेपी क्या अंदर खाने कहीं ना कहीं बौखला गई है? तैयारियां कहीं कमतर पड़ गई है? नमस्कार आप सभी पैनलिस्टों को, और सबको बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी दूसरी दिग्गजों की सूची जो जारी की है, तो उससे किसको क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता। हम इतना जानते हैं कि हम एक संगठन आधारित दल हैं। हमारे यहाँ हर व्यक्ति, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, कैबिनेट मंत्री हो, सबसे पहले वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता आधारित दल है भारतीय जनता पार्टी, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में एक गरीब किसान का बेटा आज मुख्यमंत्री है, एक चाय बेचने वाले आज प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी बढ़ाया है, अंत्योदय में विश्वास रखा है। लेकिन इस बार ये गायब क्यों दिखाई दे रहा है आपकी लिस्ट से मैडम? नहीं मानती मैं, ये अच्छी बात है, आप लोगों ने उन तमाम लोगों को आगे प्रमोट करने का काम किया, लेकिन एक बार जिन्होंने सत्ता भोग ली है बाकियों को भी तो मौका मिलना चाहिए ना। और आप लोग बार बार कहते हैं हम चेहरे के साथ नहीं जाते, हम तो विकास के कार्यों के साथ जाते हैं। तो अगर विकास कार्य आप लोगों का मेन एजेंडा, तो फिर इन दिग्गजों पर फिर से दाव क्यों? विकास कार्यों में कहाँ कमी रखी है हमने? आप बताइए कि विकास कहाँ नहीं हो रहा है। 18 साल में प्रदेश की प्रगति आपने भी देखी है, मैंने भी देखी है, कांग्रेस ने भी देखी है। और दिग्गजों पे दाव क्या? जो हमें सर्वे में सबसे सर्वश्रेष्ठ नेता मिलेगा हम उसे चुनाव लड़ाएंगे। ये तो आप भी जानती हैं कि चुनाव के लिए सर्वे किया जाता है, और सर्वे में जिसका नाम सबसे ऊपर आता है वो सर्वे जनता से ही किया जाता है। अच्छा। तो जनता अपना नेता चुनती है, और जनता जो नेता चुनती, भारतीय जनता पार्टी उसे प्रत्याशी के रूप में चुनाव में उतारती है। हाँ, हमारी पार्टी में इतने दिग्गज नेता हैं, हमारी पार्टी में इतने धुरंधर नेता है, हर व्यक्ति धुरंधर है, हर नेता धुरंधर है। हमारी पार्टी में बुजुर्गों का सम्मान किया जाता है, हमारी पार्टी में युवाओं को मान दिया जाता है, हमारी पार्टी ठीक है। आप कह रहे धुरंधर नेता है तो क्यों नहीं इस्तेमाल करेंगे संगीता शर्मा जी? तो फिर कांग्रेस पार्टी को क्यों इसके पीछे फेन बट नजर आ रहा है? आपके पास वो धुरंधर नेता, तो आप भी मैदान में उतार दीजिए। किसने मना किया है? उतारिए। बात कर रही हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि भाजपा के अंदर मध्य प्रदेश में नाराज भाजपा कार्यकर्ता हैं। ऐसे नाराज भाजपा कार्यकर्ता जिन्हें कुछ भी नहीं दिया जाता है, चाहे निगम मंडल हो, आयोग हो, कहीं पर भी उन्हें कहीं नहीं रखा जाता है। और जब टिकट देने की बारी आती है वो 5-5 साल इंतजार करते हैं, और जब टिकट देने की बारी आती है तो सांसदों को विधानसभा का टिकट लड़वा दिया जाता है। और कहीं ऐसा ना हो कि ये अभी सांसद विधानसभा का लड़ रहे, अगली बार ये नगर निगम का चुनाव लड़ते आपको दिखाई दे। तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति अभी बहुत खराब हो चुकी है। इनके 7 उम्मीदवार थे, क्योंकि 4 बार के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। अब इनके पास 7 दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के, अब वो 7 दावेदार इन्होंने विधानसभा में उतार दिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी एक ऐसी खिचड़ी बनाकर मध्य प्रदेश में गए हैं, शायद उनका लास्ट कैंपेन था कल, और कल उस लास्ट कैंपेन में उन्होंने एक बार भी शिवराज सिंह चौहान जी का नाम नहीं लिया।
महिला आरक्षण की बात करते हैं पर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती को मंच पर बिठाया तक नहीं। तो इस तरीके का जो वो खिचड़ी बनाकर गए हैं और उस खिचड़ी में 7 लोगों को उन्होंने मौका दिया, सांसदों को। अब कोई ज्यादा नमक डाल देगा उस खिचड़ी में, कोई ज्यादा मिर्च डाल देगा उस खिचड़ी में, तो खिचड़ी तो ऐसी बन के तैयार होगी ना, क्योंकि नरेंद्र मोदी ठीक है, एक एक करके वन बाय वन नहीं बोली थी। सूची जारी करें आप। वंदना जी आऊंगी आपके पास, अपने समय में आप काउंटर कीजिएगा, इन सवालों के जवाब दीजिएगा। एक बार लेटर कंप्लीट। तो जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी के पास संघ की रिपोर्ट पहुंची है, अमित शाह जी ने और नरेंद्र मोदी जी ने खुद अपना सर्वे करवाया है, और सर्वे के अंदर ये डिस्टर्ब कर रही है मुझे, ये सर्वे के अंदर जो उन्हें रिपोर्ट मिली है कि 2018 में कम सीटों के अंतर से हारे थे और सरकार इनकी चली गई थी। अच्छा। उसके बाद इन्होंने खरीद फरोख्त करके सरकार बना ली, और अब जनता ने मन बना लिया है कि 2023 में इनकी सरकार नहीं बन रही है, तो मोदी जी इनके हवाले मध्य प्रदेश करके चले गए हैं कि आप जानो, आपका काम जाने। ठीक है। अब जहाँ तक बात है शिवराज सिंह चौहान जी की और ज्योतिरादित्य सिंधिया की, हाँ। ज्योतिरादित्य सिंधिया और शिवराज सिंह चौहान को ऐसे कटघरे में खड़ा करके गए हैं, उनको धड़ाम से नीचे गिरा दिया। अब उनकी जो कद था वो कहीं तक नहीं रहा। एक समय पे ज्योतिरादित्य सिंधिया जी बोलते थे कि मैं तो मुख्यमंत्री पद का दावेदार हूँ, यहाँ तो उन्हें विधानसभा। ठीक है, फिर किन दिग्गजों की आप लोग बात करते हैं? मैं जल्दी से इस पर काउंटर लेती हूँ। वंदना जी, फिर किन दिग्गजों की आप बात करते हैं? यहाँ तक कि सबसे बड़ा चेहरा मध्य प्रदेश में आपका शिवराज सिंह चौहान, क्या उन्हें भी दरकिनार किया जा रहा है? एक बार भी उनका नाम न लेना या उनकी उपलब्धियों को ना गिनवाना, ये क्या दर्शाता है? क्या किसी और चेहरे के साथ जाने की तैयारी है कांग्रेस पार्टी के ऊपर? और बड़ी दया आती है कांग्रेस पार्टी के ऊपर कि उनके पास खुद के कोई मुद्दे ही नहीं बचे, कोई विषय नहीं बचा, बस भारतीय जनता पार्टी को कोसो, बस इसी की इनकी राजनीति चल रही है। अरे कितना भी कुछ रणनीति बनाइए, चुनाव आ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने एक भी योजना का नाम नहीं लिया। प्रधानमंत्री पूरे समय कांग्रेस को कोसते रहे। प्रधानमंत्री जी के पास बोलने को कुछ नहीं था। प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी को दुआएं दे रही है, इसके अलावा प्रधानमंत्री ने क्या बोला कि चुनाव लड़ रहे विधानसभा का, तो वो हमारे दल का निर्णय है, हमारे दिग्गज लड़ रहे, तो आप डर क्यों नहीं है? ये कुछ नहीं है, कांग्रेस पार्टी की सूची देखने के बाद डर नहीं है, क्योंकि इन्हें पता है। चलिए ठीक है, बीजेपी कांग्रेस की सीधी टक्कर में आम आदमी पार्टी के लिए कितना स्कोप बचता है जानने के लिए रुक कर लेते हैं गौरव जायसवाल का। ठीक है गौरव जी, अब भाई बीजेपी के अपने दावे, कांग्रेस पार्टी का अपना कॉन्फिडेंस, आम आदमी पार्टी कहां स्टैंड करती हुई, आपके हिस्से क्या आएगा? देखिए, आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के चुनाव में एक बहुत सरप्राइज फैक्टर की तरह दिखने वाला है, और उसका कारण ये है कि जिस तरीके से आप इस वक्त मध्य प्रदेश की स्थिति देख रहे हैं, हाँ। और भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट है जिससे आज हमारी चर्चा हाँ। आधारित की है, उसको यदि आप देखेंगे तो उसमें 2-3 चीजें बहुत साफ साफ नजर आती है। सबसे पहली बात यह है कि मध्य प्रदेश में, मैं ये बार बार कहता हूँ कि मध्य प्रदेश में इस वक्त 3 भाजपा है। एक है शिवराज भाजपा, एक है महाराज भाजपा और एक है नाराज भाजपा जी। तो जो शिवराज भाजपा है उसका शिकार किया जाना जो है वो इस लिस्ट में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि जो केंद्रीय भाजपा है वो चाहती है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह का सफाया किया जाए। अच्छा। और वो इस लिस्ट में साफ साफ रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब समस्या ये है कि उनके पास जो मध्य प्रदेश में भारी एंटी इनकम्बेंसी है, जनता भारतीय जनता पार्टी से बहुत परेशान है। अच्छा। और सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से कोई परेशान है तो भारतीय जनता पार्टी के अपने कार्यकर्ता हैं। अच्छा। जो और मध्य प्रदेश में यदि आप आम तौर पे सड़कों पे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि वो भाजपा से बहुत परेशान है, खुल के बोलते हैं। वो ये कहते हैं कि हमारे नाम पे हम वोट लेकर के आते हैं, हम काम करते हैं, हम लोगों को जिताते हैं, लेकिन हमारे ही काम बिना पैसे दिए नहीं होते, हमें ही पैसे लगते काम करवाने की अपनी सरकार। और ये बात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खुल करके बोलते। तो मध्य प्रदेश में मैं पूरा कर लेता हूँ, फिर आप प्लीज बोल लीजिएगा। जस्टिफिकेशन नहीं देनी, हमारे कार्यकर्ता कितने नाराज है, कितने नहीं है। ठीक है वंदना जी, लेट हिम कंप्लीट। एक बार सबको अपना ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए, उसके बाद आई विल गेट बैक टू यू। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे प्लीज आप। ठीक है, कंप्लीट योरसेल्फ गौरव जी। हाँ जी, तो मैं ये कह रहा था कि इस वक्त सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता नाराज है। अच्छा। खुल के बोल रहे हैं। और मैं जिस हिसाब से भाजपा का तंत्र काम करता है, मुझे उम्मीद है कि शायद दिल्ली तक ये फीडबैक गया होगा कि यहाँ पे क्या स्थिति है। अब भाजपा जो है वो मध्य प्रदेश में कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करना चाहती है। अच्छा। और वो कंफ्यूजन की स्थिति इस लिस्ट से बिल्कुल साफ दिखाई दे रही है। उन्होंने प्रहलाद पटेल के नाम पे एक ओबीसी चेहरा भी दे दिया,
उन्होंने फग्गन सिंह कुलस्ते के नाम पे एक एसपी चेहरा भी दे दिया। उन्होंने एक कैलाश विजयवर्गीय भी है जो अपने आप में बड़े कद के भाजपा में नेता हैं। ठीक है। नरेंद्र सिंह तोमर है ही हैं। हाँ। तो एक तरह से जनता को कंफ्यूज किया जा रहा है। अच्छा। कि जो ट्राइबल वोट है, ट्राइबल वोटर को ये लगने लगे कि हमारा एक ये ट्राइबल सीएम बन सकता है, ओबीसी को लगे कि ओबीसी सीएम बन सकता है, और ओवरऑल सबको बेवकूफ बना दे। अच्छा, आपने ये तो बता दिया कि बीजेपी क्या करना चाह रही है, आम आदमी पार्टी की क्या तैयारी है, जरा दो लाइन उस पर भी बोल दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं उस पर आ रहा हूँ। देखिए, आम आदमी पार्टी इस वक्त लगातार डोर टू डोर अभियान चला रही है, और हमारी ये सबसे विशेष बात है कि आम आदमी पार्टी जब भी जहां भी जाती है तो एक सरप्राइज फैक्टर की तरह इसलिए दिखती है कि जब हम कहीं जाते हैं तो हम सबसे पहले हर एक वोटर तक घर घर पहुंचते हैं। अभी और साथ में हमारी बड़ी रैलियों का भी सिलसिला जारी है। अभी रिसेंटली रीवा में जो आम आदमी पार्टी की रैली हुई एक हफ्ते पहले, मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस के अलावा कोई तीसरा दल ऐसा नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में 50,000 कार्यकर्ताओं की रैली रीवा में कर सकता हो। अच्छा। हमने 1 लाख कार्यकर्ताओं की रैली जो है वो ग्वालियर में करी एक महीने। लेकिन कांग्रेस और आप अलग अलग मैदान में, क्या ऐसे नुकसान नहीं होगा आप लोगों को? क्या वोट बढ़ते नजर नहीं आएंगे? इन सवालों के साथ मैं आप सभी का रुख करूंगी। साथ ही इस लिस्ट से क्या वाकई में कंफ्यूजन पैदा हुई है? सुरेश शर्मा जी से इस सवाल का जवाब लूंगी, लेकिन इससे पहले आपको सुनवा देते हैं बीजेपी के कैलाश विजयवर्गीय ने, प्रहलाद जोशी ने और केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर का इस पूरे मसले पर क्या कुछ कहना है, देखिए। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। पहली बार मैं विधानसभा का चुनाव लड़ूंगा। पार्टी के इस फैसले के लिए मैं पार्टी के प्रति अपना आभार व्यक्त करता हूँ। दूसरी मेरे लिए खुशी की बात है कि मैं अपने जन्मभूमि में, कर्मभूमि में पहली बार चुनाव लड़ूंगा। तीसरी बात यह है कि मुझे सूचना छिंदवाड़ा की धरती पर मिली है, तो मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ। 2003 का चुनाव मैंने देखा है बहुत निकट से। अब 2003 में ये परिस्थिति है कि मैं राज्य की राजनीति में या विधानसभा के लिए पहला चुनाव लड़ रहा हूँ। 2003 में जिस प्रकार छिंदवाड़ा में कांग्रेस का खाता नहीं खुला था, मैं अपने संकल्प को दोहराता हूँ 2023 में भी छिंदवाड़ा जिले में कांग्रेस का खाता नहीं खुलेगा। ये भ्रष्टाचार की लंका यहीं पर ध्वस्त होगी। समय पूरा हो गया है यहाँ पर कांग्रेस का भी और कांग्रेस के नेताओं का। भाई साहब, बहुत बहुत बधाई आपको, अब नई पारी की शुरुआत फिर से। हाँ, मतलब मैंने तो वैसे कहा था कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, और पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेताओं का निर्देश मुझे परसों मिल गया था। मैंने असमंजस में था, और आज एकदम अचानक घोषणा कर दी तो मैं खुद ही बहुत आश्चर्यचकित रह गया। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि फिर से मुझे इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में पार्टी ने भेजा है, तो मैं इसमें भी कोशिश करूंगा कि पार्टी की जो अपेक्षा उसको पूरा कर सकूं। तो सुना आपने ये रिएक्शन, सुने आपने इनके दावे। सुरेश शर्मा भी हमारे साथ इस समय जुड़े हुए वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुरेश जी, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। सुरेश जी, इनके दावों में कितना है दम, और इस लिस्ट से क्या समझ में आता है? क्या वाकई में कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, ताकि कहीं ना कहीं जनता अटक जाए, भटक जाए और इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को मिले, या फिर कांग्रेस को ये जो टेंशन हो रही है उसके पीछे की क्या वजह देखते हैं आप? नहीं, राजनीतिक पार्टियों के द्वारा की गई टिप्पणी से मेरा कोई लेना देना नहीं। मैं तो इस टिकट वितरण पर समीक्षा के लिए आपके साथ बैठा हूँ जी। तो मेरे को ये जानकारी में है कि भाजपा ये 2023 के चुनाव में किसी भी प्रकार की गफलत नहीं रखना चाहती। ठीक है। 2018 में जो परिस्थितियां बन गई थी वो परिस्थितियां अब नहीं हो, ऐसा करके सारी चिंताएं चल रही, क्योंकि कमलनाथ जी का अनुभव राजनीति में काफी बड़ा है, और उस अनुभव का प्रभाव ये है कि 2018 में भाजपा सरकार बनाने से रह गई, और अब ऐसी कोई जोखिम नहीं रखना चाहते। उसके लिए जितने भी प्रकार के प्रयास हो सकते हैं सभी प्रयास किए जा रहे हैं। अच्छा। 6 महीने में प्रधानमंत्री जी का 7 बार आना, अमित शाह जी का बार बार आना, पार्टी के बड़े नेताओं का यहाँ आना,
जिस तरह से जन आशीर्वाद यात्राएं निकली हैं, उनमें सारे ही पार्टी के पुराने अध्यक्षों को बुला लेना, तो उसका एक प्रकार से कार्यकर्ताओं के बीच में ये संदेश देने का प्रयास हुआ है कि आप जो है एकजुट होकर के सरकार बनाएं। कल प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे 25 तारीख को, उन्होंने भी मोटा मोटी यही संदेश दिया है, क्योंकि मैं जहां तक समझता हूं भाजपा ने ये संदेश देने में कामयाबी पा ली है कि सरकारें केवल पार्टी कार्यकर्ता का घर भरने के लिए या आर्थिक लाभ देने के लिए नहीं बनाई जाती। बिल्कुल, पार्टियां उन नीतियों के आधार पर काम करती हैं, जैसे जनसंघ के जमाने में जिन नीतियों का निर्धारण हुआ था। आजादी के वक्त से हम देखें 80 के दशक तक कांग्रेस ने संपूर्ण रूप से देश के लिए काम किया, तो पूरे देश पर छाई रही। ठीक है। और भाजपा ने जब से ये विचार किया कि भाई जो राष्ट्रवाद है और जो जनसंघ के समय की नीतियां हैं, जो इनने तय किए थे सिद्धांत, उनके आधार पर इनने काम करना शुरू किया। आप ये देखिए 370 से लगाकर महिला आरक्षण बिल तक ये लोग पहुंचे हैं। ये पहले से सबको मालूम था कि इनकी नीतियां हैं और ये। सुरेश जी देखिए, आपने बहुत वैलिड पॉइंट यहाँ पर रेज किया है, लेकिन ऐसे में सवाल ये भी खड़ा होता है कि इतने लंबे समय तक सत्ता में काबिज होने के बाद कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी हावी हो जाता है। वो कितनी बड़ी चुनौती आप मानते हैं यहाँ पर बीजेपी के लिए, और क्या उसी चुनौती को पार पाने के लिए ये कार्ड ढूंढी गई है कि जो जुटाए हुए चेहरे हैं उन्हीं पर फिर से दांव चला जाए? देखिए, कोई भी राजनीतिक पार्टी हारने वाले चेहरे को चुनाव नहीं लड़ाती। बिल्कुल, चाहे आम आदमी पार्टी हो, कांग्रेस हो या भाजपा हो, इसलिए हर पार्टी जिताऊ चेहरे को ही मैदान में उतारती। और जहां तक एंटी इनकम्बेंसी का सवाल है, तो एंटी इनकम्बेंसी तो 20 वर्ष में बनती है। और मैं तो ये कहता हूं, कमलनाथ जी ने 15 महीने सरकार चलाई थी, 15 महीने में भी एंटी इनकम्बेंसी बनी। बहुत मुद्दे ऐसे हैं जिनके खिलाफ भाजपा वाले बोलते हैं। केवल एंटी इनकम्बेंसी का विषय ये है कि आप उसको गुनाह कितना पाते हैं। क्या विषय महंगाई का नहीं है क्या? लेकिन लोग महंगाई को आक्रोश में नहीं बदल पा रहे हैं। पहले आक्रोश में बदल दिया जाता था, अब आक्रोश में नहीं बदल पा रहे हैं। और आक्रोश में नेतृत्व तो बदल देता है, टीवी चैनल पर बैठ करके हम उत्तेजना दे देते हैं, लेकिन उसको कार्यकर्ता जनता के बीच में नहीं पहुंचा पाता, जिसके कारण मतदाता प्रभावित नहीं होता। तो कुल मिलाकर के एंटी इनकम्बेंसी यदि है भी, पहली बात तो है ही, होती ही है। ठीक है। किसी बात पर मैं और आप भी नाराज हो सकते हैं कि हमारे साथ सरकार ने ऐसा कर दिया, लेकिन उसको उभार करके और उसको अपने पक्ष में मतदान के लिए करने जैसा कार्यकर्ता समूह ठीक है अभी आम आदमी पार्टी के पास भी नहीं है और कांग्रेस के पास भी नहीं है। विपक्ष यहाँ पर इस स्तर पर फेल हो रहा है। इस सवाल का जवाब इन दोनों से लूंगी। आपने बिल्कुल सही कहा। ठीक है, टेक योर टाइम, कंप्लीट योरसेल्फ। मैं ये कह रहा हूँ, कांग्रेस बड़ी पार्टी है, आजादी के समय से आज तक की सबसे बड़ी पार्टियों में से एक है, लेकिन किन्हीं कारणों से मध्य प्रदेश में उसके पास कार्यकर्ताओं का अभाव है। कमलनाथ जी ने बहुत कार्यकर्ता जोड़े, लेकिन वो शक्ति नहीं है जो भाजपा ने लंबी संख्या 5-10 लाख जो कार्यकर्ता इकट्ठा करके दिखाए हैं। ऐसा कांग्रेस के पास समूह नहीं है जो एंटी इनकम्बेंसी। और इतने समय में भी कांग्रेस अगर ये नहीं कर पाई है तो क्यों नहीं कर पाई है, इसका जवाब मैं संगीता शर्मा से लूंगी, लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ पर रुकना होगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, फौरन होंगे आगे बढ़ाएंगे चर्चा को यहीं से आगे। जी हाँ, चर्चा हो रही है बिकाऊ होंगे बेटिकट, और दिग्गजों के चेहरे पर एक बार फिर से टिकट देते हुए चला जा रहा है दांव। लेकिन इन तमाम सालों में संगीता शर्मा जी, जो ब्रेक पर जाने से पहले चर्चा हो रही थी, सुरेश जी ने जिस तरफ इशारा किया कि अच्छा खासा लंबा चौड़ा समय था आपके पास, फिर आप वो कैडर क्यों नहीं तैयार कर पाए। और देखिए, ये तो बहुत जग जाहिर है कि जो चेहरे जीतेंगे उन्हीं पर बार बार दांव चला जाएगा, फिर चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्यों ना हो। ऐसे में कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? देखिए शिल्पा जी, सुरेश जी ने जो बात कही है मैं उसी को आगे बढ़ाते हुए आपको जवाब देती हूँ कि इन्होंने कहा हमारे पास अच्छा खासा समय था, तो इन्होंने हमारे संगठन को भी देखा ही कहाँ है। हमने मंडलम, सेक्टर, बूथ तक के कार्यकर्ता बना लिए, और जब हमारा कांग्रेस का सम्मेलन होता तब आप देखिए कि कितने कार्यकर्ता पहुंचते हैं, ये अभी देखा नहीं है सुरेश जी ने। दूसरी बात मैं कहना चाहती हूँ कि कल इन्होंने कार्यकर्ता महाकुंभ रखा था मोदी जी ने, उसमें 2 लाख, लेकिन भीड़ को आप लोग वोट में तब्दील नहीं कर पाते। संगीता जी, ये बड़ा सवाल है। जी शिल्पा जी, मैं यही बता रही हूँ कि जब कल मोदी जी आए, उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन किया, बहुत बड़ा महाकुंभ रखा था, जम्बूरी मैदान को उन्होंने डिसाइड किया था। 2 लाख कार्यकर्ता आने की उम्मीद थी, मात्र 50,000 कार्यकर्ता पहुंचे।
ये संगठन की मजबूती है या संगठन खत्म होता चला जा रहा है भाजपा का? अच्छा। भाजपा का संगठन जो अभी हम बात कर रहे थे, नाराज भाजपा, शिवराज भाजपा और महाराज भाजपा की, तो जो नाराज भाजपा है उनका यही दर्द है कि 5 साल तक मेहनत हम करते हैं, अच्छा। दरिया हम बिछाते हैं, क्षेत्र में काम हम करते हैं, पर उन्हें मिलता ठुनठुना हाथ में है, तो उनके हाथ में कुछ भी नहीं बचा है। जहां तक बात है कमीशन खोरी की, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि मध्य प्रदेश में 18.5 सालों में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार, सबसे ज्यादा घोटाले, सबसे ज्यादा झूठ और सबसे ज्यादा 50% की कमीशन खोरी हुई है। ऐसी कमीशन खोरी हुई है, हमें जनता तक जाने की बताने की भी जरूरत नहीं बची है। जो सुरेश जी कह रहे थे कि जनता तक कार्यकर्ता तो नहीं देखिए, इन पहुंचा तमाम पा रहे चीजों हैं। से जनता ही हम तो बता त्रस्त रहे हैं, होगी। ये मेरी बात फिर पूरी जनता होने दीजिए। क्यों कांग्रेस के पक्ष में नहीं जाने को तैयार है? क्यों बार बार फिर भी ठगने के बावजूद, लूटने के बावजूद बीजेपी के पक्ष में जाती है जवाब? देखिए शिल्पा जी, 2018 में जनता हमारे पास आई थी, हमने अच्छा। चुनाव जीता था, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बने थे। अच्छा। 2023 में भी यही स्थिति रहेगी। मध्य प्रदेश की जनता ने, मध्य प्रदेश के युवाओं ने, जो फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, उन्होंने ये देखा है कि मध्य प्रदेश में व्यापम जैसा महा घोटाला हुआ है, नर्सिंग घोटाला हुआ है, पटवारी घोटाला हुआ है, सिंहस्थ घोटाला हुआ है, महाकाल लोक घोटाला हुआ है, पौधारोपण घोटाला हुआ है। तो इन घोटालों को लेकर कहाँ है आप लोग? कहाँ है आपका संगठन? कहाँ है आपके कार्यकर्ता? और देखिए, ये तमाम मुद्दे आप लोग टीवी चैनल्स पर बैठकर गिनवाते तो जरूर है, लेकिन इन मुद्दों के साथ अगर सड़कों पर उतरकर हंगामा करेंगे तो सरकार को बेहतर तरीके से घेर नहीं पाएंगे। मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जनता के पास ये सारे आंकड़े हैं। जनता ने महाकाल लोक का घोटाला देखा है। जनता, प्रदेश की जनता ने ये देखा है कि हमारे बच्चों को रोजगार नहीं मिल रहा है। प्रदेश की जनता ने ये भी देखा है कि किस तरीके से हर क्षेत्र में बिना पैसा लिए कोई काम नहीं होता है। आज शिवराज सिंह के चौहान के चेहरे को मोदी जी को क्यों साइडलाइन करना पड़ा? इसके पीछे कारण ये था कि शिवराज जी का चेहरा घोटालों का चेहरा बन गया। घोटालों का चेहरा है भाई शिवराज सिंह चौहान का चेहरा, इसीलिए वो साइडलाइन किए जा रहे हैं। कमीशन खोरी का चेहरा बन गया। कमीशन खोरी का चेहरा शिवराज सिंह चौहान। वंदना जी जवाब दीजिए। और घोटालों की लंबी चौड़ी लिस्ट जो संगीता शर्मा बता रही है, मैम मैं जवाब लूंगी ना, क्योंकि जनता के सामने आपने जो आरोप लगाए हैं सरकार पर, जरा एक बार वंदना जी से पूछ लेती हूँ कि अगर इतने घोटाले किए गए हैं तो फिर क्यों? ठीक है मैम, देखिए मेरे पास लिमिटेड टाइम होता है, सभी के पास जाना होता है। आपके आरोप पर टू द पॉइंट जवाब ले लो, उसके बाद मैं लौटती हूँ आपके पास। वंदना जी जवाब दीजिए। घोटालों का चेहरा, लंबी चौड़ी घोटालों की लिस्ट वो गिनवा रही है, कहाँ है आप लोग? इस बिना पर आप लोग दोबारा वोट मांग रहे हैं जनता से? मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि कांग्रेस पार्टी के पास खुद के कोई मुद्दे और विषय नहीं बचे। जब देखो तब ले दे के यहाँ वहाँ से घूम घाम के सीधे कांग्रेस पार्टी बस बीजेपी पे हो जाती है। पार्टी के पास खुद के कोई मुद्दे नहीं बचे क्या? और अगर ये बोलते हैं हमने घोटाला चला के 15 महीने की सरकार में क्यों नहीं आपने चेक करा दिया? तक को नहीं छोड़ने वाले हमारे सामने बात करेंगे। 15 महीने आपकी सरकार में कितने घोटाले हुए? 15,000 करोड़ के घोटाले किए आप लोगों ने। अगर आप भी घोटाला है तो बता दो, बता दो। शिवराज अभी बताओ, अगर घोटाला हुआ है तो आपको जनता की टीवी पर एक घोटाला है तो अभी बता दो। एक भी घोटाला, एक भी घोटाला बता दीजिए। खजाना लूट कर खाने वाले हमारे सामने बात करेंगे। घी पीने का काम किया आप लोगों ने। 18.5 सालों तक जनता के टैक्स के पैसों की बर्बादी। अब चूंकि इन तमाम सालों में किसने क्या किया, आपके दावे आपके वादे अपनी जगह है, लेकिन ये जनता तय करेगी। आप सभी खास मेहमान मेरे साथ बने रहे। फिलहाल मुझे रुक करना होगा सीधे गोरखपुर का। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। युवा स्वरोजगार योजना, इसने प्रत्येक युवा के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने का कार्य किया है और आज उत्तर प्रदेश का अधिक से अधिक युवा इन योजनाओं के साथ जुड़ करके। तो आप सुन रहे थे गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को। एक बार फिर से चर्चा का रुख करते हुए वंदना जी हमारे साथ जुड़ी हुई है, संगीता शर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। संगीता जी, जो आपने आरोप लगाए, वंदना जी कह रही है कि आपके पास यानी कि कांग्रेस पार्टी के पास अपने कोई मुद्दे नहीं है क्या, या सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की कमियों और उनकी खामियों के आधार पर आप जनता के बीच इस बार जा रहे हैं? संगीता शर्मा। देखिए शिल्पा जी, बड़ा हास्यास्पद लग रहा है जब ये सवाल मुझसे कर रही कि अपने कोई मुद्दे नहीं। भाई यही तो मुद्दे हैं कि महाकाल घोटाला क्यों आपकी सरकार ने किया, ये जनता का मुद्दा है। रोजगार आपने एक करोड़ रोजगार देने की बात की थी, आप बताइए। अरे आप मुझे बोलने की जगह तो मैं क्या कृषि यंत्र खरीदी घोटाला क्यों हुआ? क्या है तरीका, आप बताइए। आप बोलने दीजिए, एक एक करके। ये बीच में
जनता को वो तमाम योजनाएं गिनवा रही है संगीता जी। इतने लाखों करोड़ों रुपए क्यों बरामद हुए? रतुल पुरी जी के यहाँ से इतने करोड़ों रुपए क्यों बरामद हुए? जवाब क्या दर्शाना चाहती है? करोड़ों का घोटाला आप करें, बेरोजगारों को रोजगार आप न दे, महंगाई कम आप न करें, जनता के साथ धोखा कपट करने का काम किसने किया है? भारतीय जनता पार्टी ने कपट और धोखा किया है। ये जनता के सामने मुंह दिखाने लायक नहीं है। ये विकास यात्रा लेकर गए थी, विकास यात्रा को पीछे बेनकाब ने बताया। आज जहाँ जहाँ भी ये विकास यात्रा जन आशीर्वाद लेके जा रहा है, जन आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है और जनता ये पीछे भाग निकाल रही है। जाके खेत में खड़े होकर सेल्फी खिंचवाते हैं, पुली बन के अपने सर में ट्रॉली बैग रख के अपने आप को खेत में खड़े होकर शिवराज सिंह चौहान जी भाषण मनाते हैं, वही किसानों को जिनके सीना में छलनी किया था। ठीक है, किसी के लिए टूरिज्म पॉलिटिक्स है, किसी के लिए फोटो पॉलिटिक्स है, लेकिन देखिए जनता के मुद्दों की जो बात करेगा जनता उसके साथ जाएगी। गौरव जायसवाल, आम आदमी पार्टी किन तैयारियों के साथ मैदान में है, या फिर आप भी बीजेपी की खामियों के भरोसे बैठे हुए हैं, इंडियन गवर्नमेंट फैक्टर के भरोसे बैठे हुए हैं? और इससे पहले एक सवाल का जवाब और दीजिएगा जो मैंने आपसे किया था कि कांग्रेस और आप अलग अलग मैदान में हैं, नुकसान नहीं होगा, वोट नहीं बटेंगे? बिल्कुल, मैं दोनों प्रश्नों का आपको एक एक करके जवाब दे देता हूँ। पहले जैसे आपने कहा कि मुद्दे क्या हैं, आम आदमी पार्टी ने अपना कर दिया है और हम इस वक्त जो हमारा कार्यक्रम चल रहा है वो ये है कि हमारे कार्यकर्ता एक एक घर जा रहे हैं गारंटी कार्ड लेकर के, और उसको बहुत ही टेक्नोलॉजिकली हम मॉनिटर कर रहे हैं कि हम प्रतिदिन कितने घरों तक, कितने वोटर्स तक अपना गारंटी कार्ड लेकर के पहुंच रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो हमारा गारंटी कार्ड है वो मुख्य तौर पर दो हिस्सों में बात करता है। एक जो आम आदमी पार्टी की अपनी पहचान है, शिक्षा, स्वास्थ्य, पीने का पानी, बिजली, जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं लोगों की, उसकी बात करता है। और दूसरा जो मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जैसे आदिवासियों के लिए पेसा एक्ट है, किसानों के लिए एमएसपी है, तो इस तरह के जो मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय मुद्दे हैं वो, और फिर जो एक आम आदमी पार्टी के सिग्नेचर इश्यूज हैं हमारे, जो ऐसे काम जो हमने करके दिखाए हैं, दिल्ली में हम प्रूव कर चुके हैं। तो इस गारंटी कार्ड को लेकर के हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, और इस वक्त हम और आम आदमी पार्टी को पता है ये बात हम जानते हैं कि हमें वोट तब मिलेगा जब चुनाव इश्यूज पे आएगा। जब तक चुनाव मुद्दों से भटका रहेगा तब तक जो है जनता हमें वोट नहीं करेगी। हमें जनता तभी वोट करेगी जब चुनाव मुद्दों पे लड़ा जाएगा, और इसीलिए हम सिर्फ और सिर्फ मुद्दों की बात करते हैं, हम जनता की मूलभूत सुविधाओं की बात करते हैं, पहली चीज। ठीक है। अब जो आप दूसरा प्रश्न आपका है कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी अलग अलग लड़ रहे हैं, तो देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का कोई विलय नहीं हो गया है। ये एक हमारी जो गठबंधन की राजनीति है, अलायंस पॉलिटिक्स जो है, यदि आप उसको पिछले 40-45 साल में भारत में देखेंगे तो असल में भारतीय जनता पार्टी अलायंस पॉलिटिक्स की सबसे लंबी पुरोधा रही है। सबसे लंबे समय भारत में किसी पार्टी ने अलायंस पॉलिटिक्स करी है तो वो बीजेपी ने करी है। अच्छा। और आपको मुश्किल से कोई ऐसे दल मिलेंगे जिनके साथ बीजेपी ने अलायंस नहीं किया है, उन्होंने सबके साथ अलायंस किया है। ऐसे दल भी जो उनके आइडियोलॉजिकली एक्सट्रीम ओपोनेंट है, पीडीपी जैसे दलों के साथ भी बीजेपी ने अलायंस किया है। तो ये जो अलायंस है, इंडिया अलायंस जो है, वो 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर के ये दल साथ में आए हैं, और ये इसलिए साथ में आए हैं क्योंकि हम बहुत साफ तौर पे देख रहे हैं कि जिस तरीके लोकसभा चुनावों को लेकर तो आप साथ आए हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या जनता कंफ्यूज नहीं हो जाएगी? नहीं, बिल्कुल जनता क्यों कंफ्यूज होगी। मैं आपसे कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी अपने जनता को कंफ्यूज करने की कोशिश कर ही रही है। अच्छा। कांग्रेस अपने एजेंडे लेकर के जाएगी। अच्छा। आम आदमी पार्टी अपने एजेंडे लेकर के जाएगी। अच्छा। हमारे पास अपना प्रूवन रिकॉर्ड, हम जो बात कह रहे हैं, हम वो बात कह रहे हैं जो हम करके दिखा चुके हैं, है ना। हम बार बार हम दिल्ली मॉडल की बात करते हैं, हम अपने एजुकेशन मॉडल की बात करते हैं, हम स्वास्थ्य के मोहल्ला क्लिनिक मॉडल की बात करते हैं। ठीक है। हम उन सब्जेक्ट्स में बात कर रहे हैं जिसमें हमारी एक्सपर्टीज हम करके दिखा चुके हैं। अच्छा। और इन्हीं इश्यूज पर विशेष तौर पे मैं आपको एक बात और बोलना चाहता हूँ। मध्य प्रदेश में इस चुनाव में 12 लाख यंग वोटर्स जो है, नए वोटर्स वोट करने वाले हैं। ये जो 12 लाख यंग वोटर्स है और इसके ऊपर जो अनदर 12 लाख यंग वोटर्स है, जो समझ लीजिए लगभग 25 लाख यूथ वोटर्स का एक बैच है, ये भारतीय जनता पार्टी से बहुत नाराज है। अच्छा।
और उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण है रोजगार की नीति। मध्य प्रदेश में बेइंतहा बेरोजगारी है, सालों साल। ठीक है, और इन्हीं मुद्दों और इन्हीं वोटर्स के दम पर आप लोग ये सपने देख रहे हैं। चलिए ठीक है, अब इन सपनों में कितना दम होगा, कितनी हकीकत में ये बदल पाएंगे, मैं लौटती हूँ आपके पास। इसी बीच जरा सुनवा देते हैं बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया और कांग्रेस के दिग्गज नेता, वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह का क्या कहना है, सुनिए। कांग्रेस अपना नैरेटिव जो है, कांग्रेस कठिनाई यही है कि कांग्रेस अपनी नैरेटिव बनाती है अपनी चार दीवारों में, अपने चार लोगों के साथ, अपने चार प्रश्नों पे। नैरेटिव बंद कमरे में नहीं बनाई जाती, नैरेटिव सीमित लोगों के द्वारा नहीं बनाया जाता, नैरेटिव पृष्ठ पर लिखकर नहीं बनाया जाता। नैरेटिव इस देश की जनता अपने दिलों में अंकित करके बनाती है, और मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। अब कौन घबराया है कौन नहीं घबराया है, ये पूरा जनता तय करेगी 60 दिन के अंदर। और जो कांग्रेस पार्टी की आदत बन गई है सपनों देखने की, और जिस कांग्रेस पार्टी को पूर्ण अच्छी तरह से विवरण प्रधानमंत्री जी ने कल मंच से किया, वो लोहा है जिस पे जंग लग गया है। आप चुनाव लड़ेंगे? वो कांग्रेस जो भी सपने देखते रहे, असलियत जनता उस कांग्रेस के सामने दोबारा रखेगी जैसे बार बार जनता ने कांग्रेस के समक्ष रखा। ये नरेंद्र मोदी जी किसी प्रधानमंत्री के कभी ऐसे वचन आपने सुने हैं क्या? इस प्रकार के भाषण कभी सुने हैं क्या? ये इतना एक निचले स्तर पर जाके ये बात करते हैं कि हमें इस बात का दुख होता है कि प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को ये गिराते हैं। ऐसा है, इस बार बिकाऊ माल को टिकट नहीं मिलेगा, टिकाऊ माल को मिलेगा। दिग्विजय सिंह भी कह रहे हैं कि बिकाऊ को नहीं टिकाऊ को टिकट मिलेगा, और अगर बीजेपी ऐसा कर रही है तो फिर कांग्रेस को क्यों दिक्कत हो रही है। जल्दी से इस पर आपका मैं कमेंट चाहूंगी सुरेश शर्मा जी। अब देखिए, साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी सिर्फ और सिर्फ जीतना चाहती है, उसके लिए उसे फिर चाहे कोई भी रास्ता क्यों ना अख्तियार करना पड़े। ऐसे में क्या लगता है आपको, क्या कोई भी दांवपेच फिर जायज नाजायज की कैटेगरी में नहीं आता है? अल्टीमेट रिजल्ट सिर्फ चुनाव जीतना होता है? देखिए, राजनीतिक पार्टी का फाइनल मकसद ये है कि सत्ता में आए। हाँ। और सत्ता में आकर के अपनी नीतियों के हिसाब से प्रदेश की जनता के लिए काम करें। कोई भी राजनीतिक पार्टी जो है ये कह करके चुनाव नहीं जीतती कि हम तो अपना घर भरेंगे या अपने लिए ही काम करेंगे। सब जनता के लिए काम करना चाहते हैं। जनता ये तय करती है कि किस राजनीतिक दल के द्वारा किए जाने वाले काम उसके लिए लाभकारी है, तो जनता उस हिसाब से उनको वोट दे देती है। कांग्रेस अपने प्रयास कर रही है, भाजपा अपने प्रयास कर रही है। ये बात सच है, मैं इस बात से सहमत हूं कि मध्य प्रदेश में अभी तक तीसरी पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा स्थान नहीं रहा। क्योंकि यदि उत्तर प्रदेश में सरकारें हुआ करती थी बसपा सपा की, तो 5-7 विधायक जो है उनके हो जाते थे। हाईएस्ट जो संख्या थी वो मध्य प्रदेश विधानसभा में 11 विधायकों की गई। लेकिन इसी बीच आपकी एंट्री को किस तरह से आंकते हैं आप? नहीं, अभी देखिए, जो उसमें सिंगरौली में आम आदमी पार्टी का महापौर जीता है वो तो भाजपा की जल्दबाजी और गलती के कारण जीता है। अच्छा। क्योंकि वहाँ सामान्य सीट पर उन्होंने ओबीसी के कैंडिडेट को मैदान पे उतारा, जिसे सामान्य लोगों ने उसे स्वीकार नहीं किया। ठीक है। तो इसलिए आम आदमी पार्टी की परीक्षा है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस बात को भी कोई मना नहीं कर सकता कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो एक प्रकार का, जिसको कह सकते हैं कि सुपड़ा ही साफ कर दिया सभी राजनीतिक पार्टियों का। जिस प्रकार से चंडीगढ़ के अंदर महापौर के चुनाव के लिए उनकी तरफ से जो स्थितियां निर्मित हुई है उनके पार्षदों की, वो भी अपने आप में उल्लेखनीय है। तो उत्तर भारत के कुछ राज्यों में आम आदमी पार्टी का प्रभाव हुआ। गुजरात में गए तो वहां भी कुछ जो है उनकी स्थिति में सुधार तो आया है, इसको मानना तो पड़ेगा। लेकिन ये चीज जरूर है कि अभी तक जो हमें दिखा है, हो सकता है कि इस पर कोई नाराज हो जाए, पर मुझे ये दिखा है कि अभी तक आम आदमी पार्टी ने भाजपा को बड़ा नुकसान नहीं पहुंचाया। दिल्ली में भी उन्होंने कांग्रेस की सीट ली है। पंजाब में तो भाजपा थी ही नहीं।
तो उसको भी वहां से कांग्रेस, और गुजरात में भी उन्होंने कांग्रेस को ही नुकसान पहुंचाया, कांग्रेस के वोट काटे हैं। तो ये जरूर है कि यदि आम आदमी पार्टी यहाँ आएगी तो हम तो जो कम समझते हैं जिस चीजों को, उन लोगों की ये मंशा रहेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि इतिहास ही रहा है आम आदमी पार्टी का। आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन ठीक है, नहीं, लेकिन एक बात को जरूर विचार करना पड़ेगा, सिंगरौली जो है, सिंगरौली तो कांग्रेस को नहीं हराया उन्होंने, सिंगरौली में तो भाजपा को हराया है। तो इसलिए ये जो है समीक्षा करते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये भी कह रहे हैं कि वहां कहीं ना कहीं बीजेपी से जल्दबाजी हो गई, चूक हो गई, जिसका फायदा आम आदमी पार्टी को मिल गया। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता गौरव जायसवाल, और आप लोगों का इतिहास रहा है कि तमाम राज्यों में आपने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाकर फायदा उठाया है। यहाँ पर भी क्या वही होगा? नहीं, मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। सिंगरौली के बारे में अभी ये जो चर्चा हो रही है उसमें आप सिर्फ एक ही चुनाव की समीक्षा कर रहे हैं, महापौर के चुनाव की। लेकिन उसी सिंगरौली में पिछले विधानसभा में भी आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे थी, विधानसभा चुनाव में। ठीक है, यही हमारी कैंडिडेट रानी अग्रवाल। तो ऐसा नहीं है, इस चुनाव में भले ये समीक्षा बैठ सकती हो कि भाजपा ने गलत कैंडिडेट उतार दिया, इसलिए आम आदमी पार्टी ने अच्छा कर दिया। लेकिन वहीं पे उसके पहले वाले विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस से आगे थे और भाजपा के बाद दूसरे नंबर पे, तो बहुत शॉर्ट मार्जिन के 2-2.5 हजार वोट के मार्जिन से आम आदमी पार्टी हारी थी वो सीटें। तो एक तो मैं इसको क्लियर करना चाहता हूँ। दूसरा, यदि कोई ये कहता है कि आम आदमी पार्टी जो है वो भाजपा को नुकसान नहीं पहुंचाती, तो मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि दिल्ली में भाजपा की 30+ सीटें हुआ करती थी, जहां से भाजपा पहले 3 सीट पे गई, आज 8 सीट पे। तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने भाजपा और कांग्रेस दोनों को नुकसान पहुंचाया। पंजाब में क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एग्जिस्टेंस ज्यादा था ही नहीं, तो ऑब्वियसली वहां जो एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल पार्टी थी, बीजेपी के एलाइज थे, हमने उनको साफ कर दिया, है ना। तो जहां पर देखिए आम आदमी पार्टी को असल में, मैं बार बार ये कहूंगा, और विशेष तौर पे जो भी हमारे राजनीतिक समीक्षक हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि आम आदमी पार्टी एक नई विचार से आती है और वो एक नए तरह का वोट बैंक खड़ा कर रही होती है। और अक्सर हम जब इसको पुरानी राजनीति के चश्मे से देखते हैं तो हम ये पढ़ ही नहीं पाते कि असल में हो क्या रहा है, और इसलिए हर बार ठीक है। कई बार तो ऐसा हुआ है ना सुरेश शर्मा जी, जल्दी से आप कुछ कहना चाह रहे हैं, इस पर रिएक्शन दीजिएगा, कि कई बार आम आदमी पार्टी ने चौंकाया है, अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट हमको लाकर दिखाए हैं। देखिए, जो राजनीति को समझता है, ये मैं गौरव जी की बात से असहमति नहीं व्यक्त करता कि हम लोग बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी को नहीं जानते। ठीक है, लेकिन इतना तो हम सब जानते ही हैं, 30-35 वर्ष की पत्रकारिता में इतना तो हम समझते ही हैं कि गरीब लोगों को मुफ्त की रियायत दे करके जल्दी पक्ष में किया जा सकता है। और दिल्ली ऐसा स्थान है जहां बिहार के और आसपास के गरीबों की संख्या, मतदाताओं की ज्यादा है। ठीक है, जो रिक्शे वाले हैं और ये सब, क्योंकि मैं तो दिल्ली जाता रहता हूँ, मैं तो यूनियन की दृष्टि से जाता हूँ, तो मुझे ये मालूम है कि उन गरीब लोगों को जो रियायतें दी गई है वो सीधे लाभान्वित करती हैं आम आदमी पार्टी। ठीक है, इसी प्रकार का जो स्थिति है, अब आम आदमी पार्टी की यूएसपी क्या हर बार काम आएगी? आने वाला वक्त बताएगा। मेरे पास समय की कमी है, सभी लोगों से जल्दी फाइनल कमेंट चाहूंगी। सबसे पहले संगीता शर्मा, क्या कहीं ना कहीं मन के अंदर किसी कोने में इस बात का भी डर सताता हुआ कि आम आदमी पार्टी उतर तो रही है मैदान में, आप लोग गठबंधन में भी है, लेकिन कहीं सबसे ज्यादा नुकसान आप लोगों को ही ना हो जाए, और सालों साल से जो मेहनत कर रहे हैं आपके कार्यकर्ता धरातल पर उतरकर, उनकी मेहनत पर पानी ना फिर जाए? देखिए शिल्पा जी, किसी का भी डर नहीं है। कांग्रेस अपनी नीतियों के साथ, अपने विजन के साथ जनता के बीच जा रही है और जनता को अपनी योजनाएं बता रही है कि किस तरीके से हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, पुरानी पेंशन योजना वापस लागू करेंगे, हम 500 रुपए में गैस सिलेंडर देंगे, 1500 रुपए महीना प्रति माह महिलाओं को देंगे। इस तरीके से हम 100 यूनिट बिजली जो है वो हाफ करेंगे और 200 रुपए यूनिट बिजली माफ करेंगे। तो इस तरीके से जो हमारा निर्णय है, जो हम अपने वचन लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो जनता हमें उसी को देखकर वोट देगी। और जो कमलनाथ जी का विजन है और जो 15 महीनों का हमारा कार्यकाल था, उन 15 महीनों में प्रदेश की जनता ने देखा कि किस तरीके से हम कार्य करते हैं, कैसी हमारी नीति और नियत होती है। परंतु भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं कि झूठ बोलो और राज करो, पर जनता भी ने इस तरीके से भी नकारने के लिए तैयार बैठी हुई है। ठीक है, आपकी तैयारी है गौरव जी, फाइनल कमेंट आपका? देखिए, आम आदमी पार्टी
जो है वो दो तरह की नीतियां लेके जनता के बीच में जाती है। जैसा जो पहली बात है, जो मैंने पहले भी कहा, शॉर्ट टर्म स्कीम्स ऐसी चीजें जो जनता को तुरंत लाभ दे, जैसे बिजली है, पानी है, जिससे जनता को तुरंत लाभ होता है। दूसरा, हम एक लॉन्ग टर्म विजन लेकर के जाते हैं, दूरगामी सोच लेके जाते हैं। राष्ट्र निर्माण का जो कार्य है, शिक्षा की व्यवस्था अच्छी करना, स्वास्थ्य तंत्र अच्छा करना, हमारे पास दोनों प्लान है, शॉर्ट टर्म भी और लॉन्ग टर्म भी, दूरगामी विचार भी है हमारे पास, और हम तुरंत जनता को राहत कैसे दें इसकी भी हमारे पास व्यवस्था है। और यहाँ पे ही जनता कांग्रेस से निराश होगी, क्योंकि कांग्रेस का पूरा मैनिफेस्टो जो है वो सिर्फ शॉर्ट टर्म फायदे की बात करता है, अभी ये कर देंगे, अभी इतने में दे देंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे वो उनके पास नहीं। भाजपा से जनता त्रस्त है, भाजपा को लोग वोट नहीं देना चाहते हैं। आप तो अभी से लड़ने लगे। हमारा मैनिफेस्टो आया कहाँ है जो आप अभी से बोल रहे हैं? हमारा तो मैनिफेस्टो अभी आया ही नहीं है। ये है आपकी एकता, ये है आपकी ताकत। इसलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि आप जब आपस में ही लड़ेंगे तो फिर जनता तो कंफ्यूज होगी ना कि भाई कांग्रेस के साथ जाए, आपके वादों पर हम विश्वास दिखाए। चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो थोड़ा सा गौरव जायसवाल जी, आप लोगों को इंतजार करना होगा भाई, ना जाने मैनिफेस्टो में कांग्रेस क्या लेकर आ जाए, हो सकता है आप लोग कमतर हो जाए। ठीक है, सुरेश शर्मा, फाइनल कमेंट आपका। ये जो खिचड़ी सी पकती हुई नजर आ रही है, इसका स्वाद असल में कौन चखने वाला है? किसके हिस्से जीत आएगी और किसे मिलेगा हार का स्वाद? ये तो इस समय जो है अभी, क्योंकि जब तक चुनाव घोषित नहीं होते, प्रत्याशी घोषित नहीं होते, तो साफ जो है कहना जल्दबाजी हो जाता है। लेकिन मेरा व्यक्तिगत मत ये है कि अभी जनता परिवर्तन करने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रही। अच्छा, तो आपकी बात से तो यानी कि बीजेपी का पलड़ा भारी, लेकिन बड़ा सवाल ये है, बीजेपी के पक्ष में बोलते। ठीक है, वंदना जी, आपके लिए थोड़ी सी राहत की बात, थोड़ी सी ये चेहरे पर मुस्कुराहट लाने वाली बात, लेकिन वंदना जी आप अपनी सत्ता कैसे बचाएंगे? और देखिए, अगर जो केंद्रीय नेतृत्व और राज्य के नेतृत्व के बीच की मतभेद की जो बातें, खबरें निकलकर सामने आ रही है, जो तमाम इस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं, ये कहीं आप लोगों को नुकसान ना पहुंचा दे, आप लोगों को वापस सत्ता में आने के सपने को चकनाचूर ना कर दे? साच को आंच नहीं होती। हमारे साथ एक बहुत बड़े वरिष्ठ पत्रकार बैठे हुए हैं जिन्हें बहुत अनुभव है। हम जो 3 पैनलिस्ट बैठे हुए हैं, उनके अलावा एक पत्रकार बैठे हुए हैं जो अनुभव के आधार पे बात कर रहे हैं। और अगर वो कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई विकल्प नहीं है, तो हमें इस पे कोई टिप्पणी नहीं करना चाहिए। दूसरा, अब मैं अपनी बात रखूंगी और मैं रिक्वेस्ट करूंगी। ठीक है, परिवर्तन करने की स्थिति में दिखाई नहीं। ठीक है, ठीक है, टिप्पणी नहीं करी, तो मैं भी आपने पत्रकार ने जो समर्थन किया है वो ये बता रहा है कि वो आपके पक्ष में है। आप अगर जोर से बोल नहीं, उन्होंने कहा है कि परिवर्तन करने के मूड में जनता नहीं है, उन्होंने जनता का मूड बताया है जो उनका अधिकार है। ठीक है, वंदना जी जल्दी से कंप्लीट योरसेल्फ। मैं आपको कुछ पॉइंट स्पेसिफाई करना चाहूंगी चुनाव के विषय में। पहला पॉइंट, जो ये ओपोनेंट्स है हमारे, तो ये तो सबसे पहले तो इन लोगों का क्लैरिटी नहीं है। ये इंडी अलायंस में एक दूसरे के साथ जो ये घमंडिया ठगबंधन बना हुआ है, तुष्टीकरण से संतुष्टीकरण अपना कर रहे हैं, तो इन लोगों में आपस में कितना मतभेद है। आप आपस के, इनके आपस के मतभेद की चिंता ज्यादा कर रहे हैं या फिर आपसी मतभेद की? क्योंकि देखिए, अगर शिवराज सिंह चौहान को उमा भारती जैसे दिग्गज चेहरों को दरकिनार किया जाएगा तो आप लोगों को कहीं भारी ना पड़ जाए। वंदना जी सुनिए, कांग्रेस के आपसी मतभेद उन पर छोड़ देते हैं, वो उनकी हेडेक है। आप अपने मतभेदों के बारे में बताएं, सॉर्ट आउट कर लेंगे, समय रहते मैनेज कर लेंगे। और वो भारतीय जनता पार्टी हमारी डबल इंजन की सरकार में लड़ाई होगी। चलिए ठीक है, किसके बीच लड़ाई होगी और किसके बीच साठगांठ आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो गेंद है वो जनता के पाले में जाने वाली है, जनता ही तय करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, समय निकालने के लिए। तो फिलहाल तो कुल मिलाकर बीजेपी की स्ट्रेटेजी किस हद तक रंग ला पाएगी, जो जिताऊ चेहरे हैं उनके ऊपर फिर से दांव चलना बीजेपी को कितना फायदा पहुंचा पाएगा, आने वाला वक्त बताएगा। अब ये जनता तय करेगी कि वो किसके गारंटीज के साथ, किसके वादों के साथ जाना चाहती है, किस पर विश्वास करती है। फिलहाल मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। बने रहे जनतंत्र टीवी के साथ। नमस्कार।